नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति, जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक नागरिक को भारत के जो सर्वोच्च पद है, भारत का सबसे बड़ा जो पद है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए आज हम इसके ऊपर फुल डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान है। इसे इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत की संघ की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख है। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रमुख और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है या प्रधान कौन है, तो आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। लेकिन एक शब्द आकर यहाँ पे गड़बड़ क्रिएट कर सकता है, वो है शब्द वास्तविक। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि संवैधानिक वास्तविक प्रधान या प्रमुख या फिर संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, तब हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का शासक है, उसकी समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। उसी की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब हम इसके ऊपर और देखते हैं। देखिए, एक पॉइंट हुआ संवैधानिक प्रधान या फिर संघ की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख। देखिए, वास्तविक शब्द आने पर हम प्रधानमंत्री को टिक करेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नागरिकता। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, और जो तीनों सेनाएं हैं, थल जल वायु, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं सर्वोच्च सेनापति। भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। इनका ये वेतन कर मुक्त होता है और इन्हें इस वेतन के अलावा कुछ अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। अब ये तो हुई राष्ट्रपति से लेकर कुछ सामान्य नॉलेज, कुछ मेन फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको क्या क्या शर्तें पूरी करनी होती है। देखिए, पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो। देखिए, भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यदि कोई विदेशी बनना चाहे तो वह नहीं बन सकता। दूसरी योग्यता देखें हम, उम्र से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड। तो देखिए, एज कितनी होनी चाहिए, 35 या फिर 35 प्लस, या तो 35 वर्ष, मिनिमम 35 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष से ऊपर कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए मिनिमम समय सीमा, जो उम्र की सीमा है वो तय की गई है, लेकिन मैक्सिमम सीमा तय नहीं की गई है। मिनिमम है 35 वर्ष और उससे ज्यादा 35 वर्ष कितनी भी उम्र के हो। अब देखिए, हम अगली शर्त की बात करते हैं कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। मतलब कि वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में होती हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, लाभ के पद पर ना हो। देखिए, अब ये लाभ का पद क्या है, संविधान में इस बात के ऊपर चर्चा नहीं की गई कि लाभ के पद कौन कौन से हैं, बल्कि इस बात के ऊपर बता दिया गया कि संविधान में लाभ के पद कौन कौन से नहीं है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या मंत्रिमंडल का सदस्य है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माना जाता। ये सारे पद लाभ के पद नहीं है। अब हम बात करते हैं 5वीं शर्त पर। देखिए, दिवालिया या फिर पागल ना हो, स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो। देखिए, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जिसका माइंड अच्छा होगा, उसे ही तो राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त करेंगे। किसी पागल को थोड़ी ना नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कि उसकी मेंटल हेल्थ है वो ठीक हो, वह एक स्वस्थ व्यक्ति हो, एक समझदार व्यक्ति हो। अब आप देख चुके हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत के नागरिक हैं, इस समय सीमा जो आयु को है उसको भी पूरा करते हैं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। लाभ के पद पर भी बहुत सारे व्यक्ति नहीं है और बहुत सारे व्यक्ति स्वस्थ चित्त हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक है। तो क्या जो भारत की 1.25 करोड़ जनसंख्या है वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी हो सकती है? नहीं। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के ऊपर बात करते हैं
देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है, अर्थात इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल। अब देखिए, इस निर्वाचक मंडल के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जनता ने चुना है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आप देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं। तो देखिए, 3 स्रोत हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। देखिए, 3 स्रोत हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं। देखिए, निर्वाचित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो मनोनयन किया गया है वो सदस्य नहीं आएंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, जो कि अब संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, अब नहीं किया जाएगा। और विधानसभा में 1 सदस्य के मनोनयन का प्रावधान था, तो अब वो भी नहीं किया जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो ही निर्वाचक मंडल के सदस्य बन सकते हैं, और वो भी निर्वाचित सदस्य। मनोनयन के द्वारा जो चुने जाएंगे वो सदस्य इस निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकते। अब हम देखते हैं, ये तो निर्वाचक मंडल की बात हुई। अब जो एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि सारे व्यक्ति हैं भारत के, वो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए? तो इसके लिए एक शर्त कर दी गई कि 50 जो निर्वाचक मंडल है इसके 50 सदस्य उस व्यक्ति का प्रस्ताव रखें और 50 सदस्य उसका अनुमोदन करें, यानी कि 100 मेंबर उसके पक्ष में हों, 50 व्यक्ति उसके प्रस्तावक हों और 50 व्यक्ति उसके अनुमोदक हों, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए 15,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है, जो कि सारे इलेक्शनों में करनी होती है, अलग अलग राशियां। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसकी जो प्रणाली है उसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली। इनमें से यदि आपको कोई भी नाम देखे पेपर में तो आप उसको टिक कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों नाम देखने को ज्यादा मिलते हैं, ये नाम देखने को कम मिलता है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बाई चांस कभी ऐसा हो कि ये दोनों शब्द ना हो, तब हम अप्रत्यक्ष प्रणाली को टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ही तो होता है। अब हम इन शब्दों को समझते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या अर्थ है। देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं से सदस्य आते हैं। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संख्या तो एक ही है, पूरे देश भर में एक राज्यसभा और एक लोकसभा है, जो कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो विधानसभाओं की सदस्य संख्या है वो तो अलग अलग है। 28 राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों की संख्या अलग अलग होगी, और 200, 300, 400 इसी तरह की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। 28 राज्यों की जो विधानसभाओं से अगर सदस्य आएंगे इतने सारे, तो सदस्यों की संख्या के कारण जो बहुत सारी भीड़ बढ़ जाएगी, उनमें राज्य के सदस्यों और केंद्र के जो सदस्य आए हैं, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिकाओं से जो सदस्य निर्वाचक मंडल में हैं, उनके मत हैं, उनका एक मूल्य तय किया गया है जिससे असमानता उत्पन्न ना हो। देखिए, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है, वो निर्वाचक मंडल में जाता है, तो उसके द्वारा जो वोट दिया जाता है उसका मूल्य कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। देखिए, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, मनोनयित नहीं, निर्वाचित, जिनका इलेक्शन हुआ था और जो इलेक्शन में जीत हासिल कर आए हैं, उन सदस्यों की संख्या के ऊपर बात की जा रही है। और जिस राज्य की बात की जाएगी उसी राज्य की विधानसभा की बात की जाएगी, ये आप ध्यान रखें। इनटू 1/1000, या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, भागित 1000। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र एक विधायक के मत मूल्य का निर्धारण करता है। एक सांसद का जो मत मूल्य है वो कुछ इस प्रकार निकाला जाता है, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसद। देखिए इसमें 1000 से भाग नहीं दिया जाता, ना ही गुणा 1/1000 लिखा जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य बैलेंस बिठाने के लिए इन सूत्रों के माध्यम से मत मूल्य का निर्धारण किया गया है। तो देखिए अब ये तो हुआ कि मत का मूल्य हो गया। अब देखिए जब निर्वाचन किया जाता है तो कुछ इस तरह से किया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए 4 सदस्य खड़े हुए A B C D, ऐसा नहीं है कि कोई वोट देने वाला व्यक्ति किसी एक को ही कहे और यही विजयी होगा, इस तरह से हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आपसे पूछी जाती है प्रायोरिटी पूछी जाती है कि सबसे पहले किसको जीतना चाहिए। आप कहें कि ए को जीतना चाहिए, अगर ए ना जीत पाए तो दूसरे नंबर पे बी जीत जाना चाहिए, अगर बी भी ना जीत पाए और ए भी ना जीत पाए तो सी जीत जाना चाहिए, और सबसे लास्ट में अगर कोई भी ना जीत पाए तो डी जीत जाए, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए जब प्रथम चरण की मतगणना की जाती है तो उसमें प्रथम जो जिसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी गई है उसके ऊपर गणना की जाती है कि ए को किस किसने वोट दिया है। प्रथम जो प्रायोरिटी है वो किसे दी गई है, अगर ये 50% पार कर दिया जाए, अगर ए को 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाएं तो वह जीत जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता कि जो सबसे ज्यादा मत हासिल करेगा वो विजयी होगा। इसमें जो वोटों की एक संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है कि अगर कोई इतने वोट प्राप्त कर ले तो वह भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। वो क्या है कि जो कुल वोट है, कुल मत है उसके आधा यानी कि 50% और उससे एक ज्यादा 50% से एक ज्यादा हासिल कर ले तो वह राष्ट्रपति पद के लिए विजय हो जाता है, अर्थात वह भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। देखिए अगर 50% पूरा नहीं कर पाता फिर दूसरे चरण की मतगणना होती है जिसमें बी को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर यह भी 50% पार नहीं करता तो फिर सी की जाती है और फिर डी की जाती है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई जीत गया, अगर कोई व्यक्ति 50% पूरा नहीं कर पाता तो फेल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है और वो कुल मतों का 1/6 भी हासिल ना कर पाए, 1/6वां मत भी हासिल ना कर पाए, तो उस व्यक्ति द्वारा जो राशि जमा की गई है 15,000 रुपए, जो कि आरबीआई या फिर सरकारी खजाने में जमा की जाती है, वो जब्त कर ली जाती है। मतलब कि उसे यह राशि वापस नहीं मिलती। अब ये तो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं शपथ के ऊपर। देखिए निर्वाचन हो चुका है, निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। देखिए ये तो हुई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, शपथ भी हो चुकी। अब हम राष्ट्रपति की हटने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। एक विशेष प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। अब हम पूरी कंडीशनों के ऊपर बात करते हैं। हटने की जो समस्त प्रक्रियाएं हैं वो क्या है? देखिए पहली कंडीशन यह है कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह अपना पद नहीं छोड़ सकता, वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी आकर उसका पद ना ले ले, तभी वह राष्ट्रपति की जो सेवा है उससे मुक्त हो सकता है। यदि राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहे, तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को। इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह भी है कि अगर राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें कुछ गलती पाई जाती है तो देखिए राष्ट्रपति का तो निर्वाचन हो चुका और वो राष्ट्रपति जो कि गलत प्रक्रिया से निर्वाचित हो गया है उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो गलत नहीं माने जाएंगे। अब हम तीसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं जो कि है महाभियोग। देखिए महाभियोग कहां से लिया गया है? देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए महाभियोग क्या होता है?
देखिए, जब कोई भारत का राष्ट्रपति अपनी सीमाओं के दायरे को तोड़ दे और असंवैधानिक कार्य करे, देखिए महाभियोग की कंडीशन यही है कि महाभियोग कब लगाया जा सकता है, जब कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान के दायरों से बाहर कार्य करने की कोशिश करे, उसी वजह से उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो देखिए, जो महाभियोग लगाने की पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया और उस पर महाभियोग लगाना, तो महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो किसे है, सांसद को है। केवल संसद ही भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। अब देखिए, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए, दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने से पूर्व एक शर्त रखी गई है कि महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है, और जो लिखित सूचना दी जाएगी उसमें उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया है। 1/4। जैसे कि सपोज कीजिए कि लोकसभा ने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया है, तो उसके 1/4 सदस्यों के इस जो लिखित सूचना है इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर लोकसभा में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जा रहा है वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाए, 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो वह अगले सदन में जाता है। अब जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में लगाया है अभी क्यों, यदि राज्यसभा लगाती तो फिर ये लोकसभा में जाता। फिर जो राज्यसभा है, दूसरा सदन है, विचार विमर्श करेगा, जांच करेगा राष्ट्रपति पर लगाए गए इल्जामों के ऊपर, और यदि इस सदन के भी 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो पारित होने के पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है और राष्ट्रपति को उसी समय अपना पद त्याग करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, अभी तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, ये रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। एक पर भी महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक नहीं लगाई गई है, क्योंकि सभी राष्ट्रपतियों द्वारा कानून के दायरे में रहकर ही कार्य किया गया है। हम राष्ट्रपति से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। देखिए, अभी राष्ट्रपति का टॉपिक संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी राष्ट्रपति की शक्तियां और बाकी हैं, और जो राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी हम राष्ट्रपति से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।